हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं अम्ल, भस्म तथा लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। और आज की क्लास में हम लोग विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण जिसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर ही है। और इसका रासायनिक सूत्र जो होगा ये होगा CaOCl2, या इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CaOCl और फिर ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर Cl। तो दोनों का मतलब एक ही है। इसी को हम लोग विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे। ये कैसे प्राप्त किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर को कैसे प्राप्त किया जाता है? जब हम लोग शुष्क बुझा हुआ चूना लें, यानी कि ड्राई सूखा हुआ जब चूना लेंगे, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब लेंगे और इसको 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके इसमें से जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे, इसके ऊपर से जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो यह विरंजक चूर्ण बन जाएगा CaOCl और प्लस में यहाँ पर जल भी बनेगा। तो ये जो आप देख रहे हैं CaOCl ये क्या है? आपका विरंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त कर उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि इस शुष्क बुझे हुए चूने को 40 डिग्री तक पहले गर्म करना है और फिर उस पर से क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करेंगे तो हमें विरंजक चूर्ण प्राप्त होगा और साथ में जल भी प्राप्त होगा। तो एक्चुअल में यह सफेद रंग का चूर्ण होता है, देख रहे हैं ना, सफेद रंग का चूर्ण है और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्योंकि इसमें क्लोरीन मौजूद है, ये क्लोरीन की गंध आती है, स्मेल। आप क्लोरीन का स्मेल आपको पता होगा, क्लोरीन का स्मेल देखे होंगे। नाले वगैरह में भी क्लोरीन डाला जाता है, या आपके आरओ वगैरह लगता है तो उसके लिए एक क्लोरीन की टंकी अलग से लगती है, क्लोरीन का किट लगता है अलग से पानी को शुद्ध करने में। उसमें पानी में उपस्थित जो भी सूक्ष्म जीव होंगे उनको मारने में उसका यूज किया जाता है। ठीक है, अच्छा। तो हम लोग कई जगह पे हम लोग क्लोरीन देखे होंगे। तो क्लोरीन की गंध इसकी आएगी, स्मेल आएगी, क्योंकि इसमें क्लोरीन मौजूद रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके गुणों की बात कर लेते हैं। गुण की बात करते हैं। तो पहला गुण यही हो जाएगा कि ये आपका श्वेत रंग का पाउडर होता है। अच्छा, लिख सकते हैं कि विरंजक चूर्ण सफेद रंग का होता है। दूसरा गुण क्या हो जाएगा? इसमें क्लोरीन की गंध आती है, क्लोरीन भी आपका सफेद रंग का ही होता है। ठीक है, क्लोरीन की गंध आती है। अच्छा, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को लेकर यानी कि विरंजक चूर्ण को लेकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसके साथ अभिक्रिया कराएं, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होगा और प्लस में क्लोरीन गैस भी प्राप्त होगा। ठीक है, और ये क्लोरीन गैस किसके लिए उपयोग होता है? कीटाणुनाशक के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये गुण एक लिख सकते हैं यहाँ पर कि तीसरा गुण हम लोग लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा क्लोरीन गैस बनाता है। ठीक है, यह इसका एक गुण हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहां अभिक्रिया करा दूं विरंजक चूर्ण का, हम लोग विरंजक चूर्ण का अभिक्रिया करा दें किसी अम्ल के साथ, मान लो मैं यहाँ पे ले लेता हूं HCl, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ कैल्शियम क्लोराइड जल तथा क्लोरीन गैस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, कि विरंजक चूर्ण HCl के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम क्लोराइड जल तथा क्लोरीन गैस देता है। और क्लोरीन गैस का हम लोग उपयोग पता है कपड़े को विरंजित करने में और कागज को भी विरंजित करने में हम लोग करते हैं। तो ये तो इसके गुण हो गया। अब इसका उपयोग हम लोग कैसे करते हैं विरंजक चूर्ण का? चलिए, तो इसका विरंजक चूर्ण का उपयोग देखते हैं। तो चूंकि इसमें क्लोरीन मौजूद रहता है तो इसे हम लोग कीटाणुनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला तो यही हो जाएगा, कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, और क्या हो जाएगा? कागज और कपड़े को विरंजित करने में, कागज और कपड़ों को विरंजित करने में, उसको ड्राई रखने में, उसको सूखा रखने में। अच्छा, तीसरा हम लोग इसका उपयोग क्या करते हैं? क्लोरीन, देखे थे ना अभी क्लोरीन बन रहा था, क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड में भी आता है। ये क्या होता है? ये सुंघाने पे आदमी बेहोश हो जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने में, और भी कई आपके पदार्थ है जिनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, अब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये जो देख रहे हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये पाउडर प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, इसके बारे में बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4, बेस में यहाँ 2 देंगे, ये 2 सभी के साथ है इंटू में, और इंटू आपका H2O, या इसका एक और सूत्र हो सकता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। ठीक है, मैंने इसमें से क्या किया? 2 कॉमन ले लिया, तो ये आपका ये बन गया। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, दोनों को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही कहेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं इसे कैसे प्राप्त किया जाता है और फिर इसका उपयोग क्या क्या है, फिर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस तक तप्त किया जाता है, सावधानीपूर्वक गर्म किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू में 2H2O। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करेंगे ना, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, और यहाँ H2 आ जाएगा। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे 3 लगा देते हैं और यहाँ पे पूरे के आगे यहाँ 2 लगा देते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो रहा है। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक, क्योंकि ये खतरनाक होता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होगा तो भाई खतरनाक तो ही जाएगा,
जला वगैरह देगा आपका हाथ। सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप, के फलस्वरूप, गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। समझ गया ना, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन रहा है। अब फिर क्या किया जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर इसमें जल मिला दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब जल मिला दीजिएगा तो फिर से ये जिप्सम में बदल जाएगा, और इस प्रकार वो जिप्सम जो बनेगा पाउडर से वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, वो कठोर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप, फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर, तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है। वापस वो जिप्सम बन जाएगा, जिप्सम में परिणत हो जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, ये कठोर हार्ड बन जाता है। इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में यह जमकर, यह जमकर ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो हमने क्या किया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से जल के साथ अभिक्रिया करा दी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस लेकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यही ना रासायनिक सूत्र हो जाएगा। चलिए क्या किया, जल के साथ जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, फिर से हमें जिप्सम मिल जाएगा, फिर से हमें जिप्सम मिल जाएगा। तो इसको संतुलित करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ 3 लगा दूंगा और फिर यहाँ 2 लगा दूंगा पूरे के साथ। तो देखिए, तो हमें फिर से हमारा जिप्सम नहीं मिल गया। तो ये जिप्सम जो मिलेगा ये बहुत ही हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है। थोड़े ही देर में तुरंत, अगर ये तुरंत ही अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये तुरंत ही क्या हो जाएगा, सूख कर एकदम हार्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके उपयोग की बात करते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। उपयोग तो इसके कई सारे उपयोग हैं। देखिए, हम लोग देखे होंगे, आप देखे हो ना, जो कृत्रिम हड्डी वगैरह जो बनाई जाती है, पाँव, दांत वगैरह जो बनाई जाती है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कृत्रिम अंगों को बनाने में। अब ये नहीं है कि इसका इसका उपयोग हम लोग, इस पाँव का उपयोग शरीर है ना, ये जो पाँव का उपयोग है ये कृत्रिम है। ये आपके शरीर के अंग के साथ बस जोड़ के अलग से इसको लगाकर आप यूज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि अब इसका आप पहले वाले पाँव की तरह उपयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कृत्रिम रहता है। अच्छा, और क्या होता है, मूर्ति वगैरह बनाने में भी या अलग अलग डिजाइन वगैरह भी बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है, मूर्ति बनाने में, मूर्ति बनाने में और क्या उपयोग होता है, तो ये जल्दी से कठोर हो जाता है। हम लोग देखिए कि जब हम लोग जिप्सम को क्या करते हैं जी, 120 डिग्री सेल्सियस तक तेजी से जब गर्म करते हैं, तीव्रता से गर्म करते हैं, तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल में जब उसे मिला देते हैं तो वो जिप्सम में परिणत हो जाता है, और वो जिप्सम जो बनता है कठोर बनता है। तो इसके कठोरपन के कारण ही टूटी हड्डियों के मरम्मत में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं इसका उपयोग, इसका उपयोग शल्य चिकित्सिका, शल्य चिकित्सक, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों, टूटी हड्डियों
टूटी हड्डियों को बैठाने व जोड़ने में पट्टियों के रूप में किया जाता है। बहुत सारे खिलौने भी बनते हैं जिप्सम के, ठीक है। तो मूर्ति बनाने में मैंने लिख दिया, उसी में हो गया खिलौना बनाने में, समझ गए। तो ऐसे बहुत सारे इसके उपयोग हैं। चलिए अब हम लोग कुछ अन्य लवणों की बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जल योजित लवण, जल योजित नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें जल की मात्रा होगी, है ना जी। जल योजित लवण, जल योजित लवण जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेटेड साल्ट, ठीक है। तो जल योजित लवण को कैसे आप यहां परिभाषित कर सकते हैं कि वह लवण जिसमें रवाकरण के जल होते हैं उन्हें जल योजित लवण कहते हैं। वह लवण जिनमें रवाकरण के जल होते हैं वे जल योजित लवण कहलाते हैं, जल योजित लवण कहलाते हैं, ठीक है। जैसे आप यहां पे लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O। तो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, जल, रवाकरण के इसमें जल मौजूद है, देख रहे हैं जल मौजूद है कॉपर सल्फेट में, ठीक है। तो एक्चुअल में इसे तूतिया के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, धोने का जो सोडा था Na2CO3 इंटू 10H2O, इसमें भी देख रहे हैं जल के रवाकरण मौजूद है। डेट मीन्स ये भी आपका क्या हो गया, जल योजित लवण हो गया, ठीक है। अच्छा, एक और इसके विपरीत होता है अनाद्र लवण। अनाद्र लवण यानी कि इसको कहेंगे एनहाइड्रस साल्ट, एनहाइड्रस साल्ट। ये कौन से साल्ट होते हैं? तो हम लोग इसे ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि जिन लवण में रवाकरण के जल नहीं होते, इसी का विपरीत वह लवण जिनमें रवाकरण के जल नहीं होते हैं, अनाद्र लवण कहलाते हैं। तो अनाद्र लवण कौन से होते हैं? तो जो जल योजित लवण है ना, जल योजित लवणों को ही गर्म करते हैं ना, तो वह सूख कर अनाद्र लवण में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O ले लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यह आपका जल योजित लवण है, ठीक है। अब इसको मैं जब गर्म करूंगा, हीट करूंगा, तो गर्म करने से क्या होगा, कॉपर सल्फेट और इससे इसके जल अलग हो जाएंगे, जल वाष्प के रूप में ऊपर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉपर सल्फेट जो प्राप्त किए हैं, या क्या है, इसमें हमें जल की मात्रा नहीं दिख रही है, देख रहे हैं ना, इसमें रवाकरण के जल नहीं मौजूद है। डेट मीन्स ये जो लवण देख रहे हैं, या क्या है, यह जो लवण है यह आपका अनाद्र लवण कहलाएगा। यह आपका क्या हो गया, अनाद्र लवण हो गया। उसी तरह से आप इसको भी ले सकते हो, धोने का जो सोडा था, ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O। धोने का सोडा को जब गर्म करेंगे तो यहां से NaCO3 है ना, और प्लस में
जल ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं इसमें भी रवाकरण का जल मौजूद नहीं है, इसलिए ये आपका कैसा लवण होगा, अनाद्र लवण हो जाएगा। अच्छा, एक और हम लोग बात करते हैं प्रस्वेग लवण के बारे में, ठीक है। प्रस्वेग लवण, प्रस्वेग लवण यानी इसे कहते हैं डेलिक्यूसेंट साल्ट, DELIQUESCENT। तो देखते हैं प्रस्वेग लवण होता क्या है, डेलिक्यूसेंट साल्ट होता क्या है। तो एक्चुअल में हम लोग ऐसे देखे होंगे, आप सोडियम क्लोराइड को घर में जो इस्तेमाल होने वाला नमक है, आप जब मौसम नमी वाला रहेगा, जैसे मैं ठंडे के दिनों में बात करूं, तो आप देख रहा है नमक को जब ये वायु के संपर्क में आ जाता है तो वो पसीजने लगता है, उसमें जलवाष्प वो अवशोषित कर लेता है। तो उसी प्रकार के जो पसीजने वाले लवण होंगे ना, उसी को हम लोग प्रस्वेग लवण कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वे लवण जो वायु में खुला छोड़ने पर ये वायु के जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं, प्रस्वेग लवण कहलाते हैं, प्रस्वेग लवण कहलाते हैं, प्रस्वेग लवण कहलाते हैं। समझ गए? तो जैसे सोडियम क्लोराइड ही जब पसीज जाएगा ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, प्रस्वेग लवण कहलाएगा। समझ गए? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे, प्रश्नावली के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। और इससे रिलेटेड नोट्स के लिए आप जल्दी से जाइएगा, इस पे जाके सर्च करिएगा गूगल पे www.ravikantsir.in, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।